आपने डायनासोर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिनकी किसी जमाने में इस धरती पर हुकूमत चला करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से पहले इस धरती पर आखिर कौन से जीव रहा करते थे, और डायनासोर से पहले ये धरती आखिर कैसी हुआ करती थी? अगर नहीं तो इन सारी बातों को जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम इस धरती के शुरुआती दिनों से लेकर डायनासोर्स के खात्मे तक की पूरी दास्तान से परत दर परत पर्दा उठाने वाले हैं, जिसके बारे में यकीन मानिए आज से पहले शायद आप भी नहीं जानते होंगे। ये धरती हमेशा से इतनी खूबसूरत और रहने लायक जगह नहीं हुआ करती थी। हालांकि वैसे तो धरती पर आज से करीब 4 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे 1.5 बिलियन साल पहले धरती का हाल कुछ और ही हुआ करता था। उस दौरान हमारी ये धरती बहुत सारे धमाकों से गुजरी थी। सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की वजह से कई हजार टन के रॉक बॉडीज इस प्लैनेट पर लगातार गिर रहे थे, और उस समय में हमारी धरती का क्रस्ट मोल्टन मैग्मा से बना हुआ था। ऐसे में बहुत सारे रॉक्स के टकराने की वजह से धरती का क्रस्ट टूटने लगा था। लेकिन इसके सिर्फ 1 अरब साल बाद ही इस धरती पर एक ऐसी चीज पैदा हुई जिसे हम जीवन कह सकते हैं। उस समय में धरती का सरफेस बहुत ही स्मूथ था, और जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज माउंटेन्स बने हैं वो बिल्कुल सीधे हुआ करते थे, और हमारे प्लैनेट का सरफेस बिल्कुल एक समान हुआ करता था। उस दौरान धरती के वातावरण में ऑलमोस्ट 0% ऑक्सीजन था, और इसके बजाय धरती पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से ढकी हुई थी। तब सूरज की लाइट आज की तुलना में बहुत ही कम होती थी। कुछ एस्टीमेट तो यहाँ तक इशारा करते हैं कि उस दौरान सनलाइट आज के मुकाबले में तकरीबन 30% कम होती थी। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि उस समय हमारी धरती बहुत ही डार्क जगह हुआ करती थी। तब का एक दिन आज की तुलना में करीब 10 घंटा लंबा हुआ करता था। अब हमारे चांद की वजह से जो टाइडल वेव्स है वो उस समय में लगभग 300 मीटर तक लंबे हो जाया करते थे, जिसकी वजह से हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, जिसके बाद यहाँ के वातावरण में मौजूद पानी बारिश के रूप में गिरने लगी। हालांकि उस दौरान बारिश से गिरने वाला पानी बहुत ही ज्यादा खट्टा, नमकीन और गर्म हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी अजीब बात तो ये है कि इसी कंडीशन में प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लिया और फिर वहां से इवॉल्व करने लगे। अब उस वक्त में एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया था। इन ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जीज की मदद से सरवाइव करना था। लेकिन उस समय से एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ने तैरना नहीं सीखा था, इसीलिए ये सबस्ट्रेट नाम की एक जगह पर रहा करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड हो जाते थे और इवॉल्व करने लगते थे। अब इस कठिन वातावरण में भी ऑर्गेनिजम्स ने सरवाइव करना सीख लिया था। हालांकि एक तरफ जहां हमारी धरती तेजी के साथ ठंडी हो रही थी और समुद्र के लेवल भी ऊपर आने लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर सूरज धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगा था, और कोस्टल एरियाज जहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती थी वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। जबकि धरती पर जितनी भी नदियां और समुद्र थे उसमें अभी किसी भी तरह का रियल लाइफ नहीं था। ऐसे में अगर कोई गोताखोर उस वक्त में जाकर पानी के अंदर गोता लगाकर देखता तो उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स ही दिखाई देते, जिनकी हाइट कई मीटर्स तक लंबी हो जाती थी और जो प्राइमोर्डियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी थी। लेकिन अब एक देखने वाली बात यह है कि उस समय में स्कैवेंजर्स नाम के जीव मौजूद नहीं थे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाकर समुद्र को साफ कर सकते थे। यही वजह है कि बहुत सारे डेड ऑर्गेनिजम्स सी फ्लोर पर करोड़ों सालों तक यूं ही पड़े रहे, जो आज के समय में ऑयल फील्ड्स बन गए हैं। जिसके बाद करीब 3.5 बिलियन साल पहले ऐसे क्रिएचर्स का जन्म हुआ जिन्होंने इस धरती के रंग रूप को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। कुछ बैक्टीरियाज ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सीख लिया था, जिससे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, और सिर्फ यही चीज हमारी हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल एक्सटिंक्शन का कारण बना, क्योंकि उस समय से किसी भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि समय के साथ साथ जिस तरह से ऑक्सीजन को पैदा करने वाले बैक्टीरियाज का जन्म होने लगा, ठीक उसी तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे, जिसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहा जाता है।
हालांकि इस घटना के बहुत अधिक अवशेष मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जिन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को बिलियन ईयर्स लग गए थे इवॉल्व होने में, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसके साथ ही उन दिनों हमारी धरती के वातावरण में मीथेन की मात्रा बहुत अधिक हुआ करती थी, जिसके वजह से धरती का टेम्परेचर भी बहुत अधिक हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मीथेन की मात्रा में कमी आने लगी, ठीक वैसे ही धरती का तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार इसी वजह से ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन आ गया, जो कि सबसे लार्ज स्केल का आइस एज था। ये तकरीबन 204 अरब साल पहले शुरू हुआ था और करीब 300 मिलियन सालों तक लगातार चला था। ऐसे में अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी धरती एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन गई थी। लेकिन फिर भी इस बर्फीले रेगिस्तान में जिंदगी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। यही कारण है कि तकरीबन 400 मिलियन साल पहले ज्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इक्वेटर के पास मौजूद कोस्टल एरियाज में रहने लगे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे जो कॉन्टिनेंट्स बन गए थे, आखिर उन पर क्या हो रहा था। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि इन लैंड्स के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भरमार थी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बेहद ही दिलचस्प घटना घट रही थी, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ मेटल के ओर्स और नए नए चट्टान भी अस्तित्व में आ रहे थे। एक समय में धरती का सरफेस अंतहीन ग्लेशियर्स और स्टोन डेजर्ट से घिरा हुआ था। 500 मिलियन साल पहले हमारा प्लैनेट बिल्कुल मार्शियन प्लैनेट की तरह ही दिखाई देता था। लेकिन हमारी धरती के क्रिएचर्स कुछ ज्यादा ही लकी थे, क्योंकि सूरज और भी ज्यादा ब्राइट और गर्म होता जा रहा था, जिसकी वजह से आखिरकार सारे आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले गए। हालांकि इसके बाद दौर आया फेनेरोजोइक इयॉन का। इस सदी में से ऐसे क्रिएचर्स पैदा हुए थे जो विजिबल थे। कई अलग अलग स्पीशीज इवॉल्व होते गए, तो वही कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी होते चले गए। उस समय में आज की तरह कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि उस समय में एक बहुत बड़ा गोंडवाना नाम का कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो मौजूदा समय के अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, द इंडियन पेनिनसुला और दूसरे कई इलाकों से मिलकर बना हुआ था। हालांकि करीब 444 मिलियन साल पहले तक भी धरती पर कोई मेजर लाइफ फॉर्म नहीं हुए थे। बस कुछ मोजेस अपना डोमिनेंस धरती पर कवर कर रहे थे और दुनिया के सबसे पहले प्लांट्स टाइडल एरियाज और नदियों के बीच में उग रहे थे। तो वही मरीन क्रिएचर्स बहुत ही अलग अलग तरीकों से इवॉल्व कर रहे थे और नए नए स्पीशीज बना रहे थे। लेकिन फिर भी ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही खुद को स्थित रखते थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि समुद्र के अंदर के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाने लगे थे और उस समय में पानी के 10 मीटर अंदर तक के एरिया में ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से सरवाइव कर सकते थे। यही वजह है कि ये ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाया करते थे। लेकिन आज के समय में ये ऑर्गेनिजम्स पानी के 100 मीटर अंदर से भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही करीब 358 मिलियन साल से लेकर 420 मिलियन साल के बीच में पहले डीकंपोजर एनिमल्स पैदा हुए और इन ऑर्गेनिजम्स ने मरे हुए चीजों को खाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वाले पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये करीब 358 मिलियन साल पहले से लेकर लगभग 299 मिलियन साल पहले तक के बीच का पीरियड था। जब ये दौर शुरू हुआ था तब ट्रॉपिकल एरिया के ज्यादातर इलाके पेड़ों से ढके हुए थे, लेकिन घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पेड़ मांस की तरह ग्रो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय में धरती पर कोई भी ऐसा डिकम्पोजर मौजूद नहीं था जो लकड़ी को खा सके। ऐसे में ज्यादातर पेड़ बहुत पुराने होकर खाली ट्रंक बन जाते थे, जिसकी वजह से ये अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स को दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये धरती इस तरह के वुड का एक रेगिस्तान बन गया था जो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक तरह से ये इंसानों के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि आज वो वुड कोयला के खदान बन चुका है, जिनको हम इंसान आज भी जला रहे हैं। इसके साथ ही ट्रॉपिकल एरिया के अलावा दूसरे इलाकों में फंगाई, मोजेस और लीचेन जैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे थे। ये वो दौर था जब तरह तरह की मछलियां इवॉल्व कर रही थी, लेकिन फिर भी ये मछलियां अभी तक खुले ओशन में नहीं जा पाई थी। कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद शुरू हुआ पर्मियन पीरियड, जिसकी शुरुआत करीब 299 मिलियन साल पहले हुई थी और लगभग 252 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था। इस दौर में अब दुनिया के पहले एम्फीबियंस यानी कि ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर ही जिंदा रह सकते थे
उन्होंने हिम्मत करके धरती को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज में पूरी तरह से फैल गए थे, लेकिन जब पर्मियन पीरियड का अंत हुआ तब तक करीब 96% मरीन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी और करीब 73% लैंड स्पीशीज भी मौत के मुंह में समा चुकी थी। और ये अब तक का वन ऑफ द मेजर ग्लोबल एक्सटिंक्शन था, जिसकी ठोस वजह आज तक कोई नहीं बता पाया। पर्मियन पीरियड के बाद आया ट्रायसिक एरा, जो मेसोजोइक पीरियड के अंदर आता है, और इस पीरियड में जीवन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। इस दौर में लैंड एनिमल्स अधिक मात्रा में देखे जाने लगे थे और इसके साथ ही समुद्र के अंदर ब्लू ग्रीन कलर की एल्गी पैदा हुई, जिन्हें एक जगह रहने की जरूरत नहीं थी और वे खुले समुद्र के अंदर जाने लगी। लेकिन अब क्योंकि ये एल्गी बहुत सारे मरीन लाइफ स्पीशीज का भोजन हुआ करती थी, इसलिए बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी उनके पीछे पीछे ओपन सी के अंदर जाने लगी। और फिर आखिरकार दौर आया मेसोजोइक एरा का, जो 250 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 66 मिलियन साल पहले तक चला था। और इस समय के सबसे फेमस एरा थे जुरासिक एरा और क्रिटेशियस एरा। और इस दौर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यही वह समय था जब दुनिया के सबसे फेमस जीव डायनासोर्स पैदा हुए थे। आपको बताते चले कि डायनासोर्स ने एक लंबे समय तक इस धरती पर एक छत्र राज किया था, और जब इस धरती पर कोई भी चीज उन्हें एक्सटिंक्ट नहीं कर पाया तो आखिरकार ऊपर वाले ने एक ऐसा खेल खेला कि डायनासोर्स की कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।